मित्र का ऋण। वे दोनों मित्र थे, बड़े ही अभिन्न, बड़े सच्चे। प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न सांचे में ढाला था। एक कायर था, दूसरा निर्भीक। एक मेहनती था, दूसरा आलसी। किंतु फिर भी दोनों मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने वाले। ये दोनों लड़के इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध वेस्टमिनिस्टर स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम निकोलस और दूसरे का नाम बेक था। बेक को सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य से। एक दिन की बात है, स्कूल में दोनों अपने अपने स्थान पर बैठे पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। दोनों पढ़ना बंद करके उधम मचाने लगे। सभी लड़कों ने वैसा ही किया। सबके सब पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा, कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आए। निकोलस अभी सोच ही रहा था कि उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और बस शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा। बिल्कुल पत्ते की भांति चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के सामने एक चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल दें, फिर उसका जीवन। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह मन ही मन जाने क्या सोच रहा था। साथियों ने किसी प्रकार शीशे को जोड़कर फिर खिड़की में लगा दिया। शिक्षक आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई सिर भी नहीं हिला रहा था, मानो मौन रूप से सब के सब निकोलस के अपराध की घोषणा कर रहे हो। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। वे इस रहस्य को जानने के लिए कमरे में चारों ओर अपनी नजर दौड़ाने लगे। टूटा हुआ शीशा खिड़की पर रो रहा था। शिक्षक को संदेह हुआ। वे उठकर खिड़की के समीप गए। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने आंखों में क्रोध भरकर कहा, जिसने यह शरारत की है वह खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। खड़ा होने की कौन कहे, किसी ने उत्तर तक नहीं दिया। शिक्षक का क्रोध उबल पड़ा। वे हर लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से भी पूछा। निकोलस मन में सोचने लगा, क्या कहूं, तोड़ा है न मैं नहीं कहूंगा। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बेक की बारी आई। वह निकोलस के पास ही बैठा था। उसने सोचा, निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है। उसका अपराध मैं क्यों ना अपने सिर ले लूं? मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए। बेक बोल उठा, शीशा मैंने तोड़ा है। लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। बेक पर मार पड़ने लगी। शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए। देखने वाले सिहर उठे, किंतु बेक के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई। साथियों ने बेक को घेर लिया। वे कह रहे थे, मित्र हो तो ऐसा हो। निकोलस चुपचाप खड़ा था। आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन अपने को धिक्कार रहा था। अंत में वह बेक के सामने गया। उसकी आंखें भरी थीं, गला रुंधा हुआ था। उसने बड़ी ही कठिनाई से रुंधे हुए स्वर में कहा, बेक, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर एक नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। 40 वर्ष पश्चात दोनों मित्र दो अलग अलग दिशाओं में थे। निकोलस न्यायाधीश था और बेक सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रामवेल का शासन था। राजतंत्र और प्रजातंत्रवादियों में मुठभेड़ हो रही थी।
बेक राजतंत्रवादियों की ओर से युद्ध कर रहा था। राजतंत्रवादी पराजित हुए। वह भी पराजित हो गया और अपने साथियों के साथ बंदी बना करके एग्जिस्टर भेज दिया गया। एग्जिस्टर में निकोलस न्यायाधीश था। वहीं निकोलस का मित्र बेक बंदी रूप में न्यायालय में उपस्थित किया गया। प्रजातंत्र के शासक क्रामवेल का आदेश था, राजतंत्रवादी कैदियों के लिए मृत्यु। निकोलस बारी बारी से सबको मृत्यु दंड देने लगा। जब कर्नल बेक नाम लिया गया तो वह आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। उसने उसे देखा, पहचाना, किंतु कर्तव्य ने उसे विवश कर दिया था। उसने कुछ सोचा और तब निर्णय देते हुए कहा, 4 दिन के बाद सबको फांसी दे दी जाए। किंतु निकोलस की आत्मा व्याकुल हो उठी। पागलों की तरह वह न्याय मंच से उठकर अपने कमरे के भीतर भाग गया। नौकर, चाकर, सिपाही, सैनिक सभी अवाक। किसी की समझ में कुछ न आया। सब आपस में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। इधर निकोलस ने कमरे के भीतर नौकर को बुलाकर उसके सामने चांदी के कुछ सिक्के फेंक दिए और कहा, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एग्जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा था। वह अपने मित्र बेक को बचाना चाहता था और इसीलिए क्रामवेल के पास लंदन जा रहा था। 2 रात और 1 दिन वह घोड़े की पीठ पर ही रहा। इतनी लंबी यात्रा में वह केवल 3 बार रुका था और वह भी केवल घोड़ा बदलने के लिए। सवेरा हो रहा था। लंदन में क्रामवेल के कमरे में पसीने से लथपथ निकोलस खड़ा था। क्रामवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसके मुख से निकल पड़ा, कौन? न्यायाधीश निकोलस? यहां इस समय ऐसी दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ, मैं हूं निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उस ऋण को चुका दूं, किंतु आपकी सहायता के बिना यह असंभव है। क्रामवेल आश्चर्यचकित होकर निकोलस की ओर देखने लगा। उसने कहा, मित्र का ऋण चुकाने में मेरी सहायता? निकोलस ने उत्तर दिया, हाँ, आपकी सहायता, प्रजातंत्र के शासक क्रामवेल की सहायता। निकोलस ने अपनी और बेक की मित्रता की कहानी क्रामवेल को सुना दी। उसने कहा, आज मैं कुछ बन सका हूं, वह केवल बेक के ही कारण। बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया। बेक ने यदि शीशा फोड़ने के मेरे अपराध को अपने ऊपर न ले लिया होता तो मेरे प्राणों में सत्य की ज्योति न जागती। मैं कायर था, कायर बना रहता और आज न जाने कहां पर होता। अपने उसी प्राण प्यारे मित्र के लिए मैं आपसे क्षमादान चाहता हूं। यदि आप उसे क्षमादान न देंगे तो वही 2 दिन के बाद ही इस संसार से मिट जाएगा और उसके साथ ही निकोलस भी मिट जाएगा। क्रामवेल बड़ा ही कठोर था, बड़ा ही उग्र। अपने विरोधियों के प्रति उसके हृदय में रंच मात्र भी दया माया न थी। किंतु निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं निकोलस। निकोलस उसी समय वहां से चल पड़ा और एग्जिस्टर पहुंचकर शीघ्र ही जेल खाने में जा पहुंचा। बेक एक कोठरी में बंदी के रूप में बैठा था। उसने क्षमादान पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया और रूंधे हुए गले से कहा, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थीं।